हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवर्ना पर। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कृषि के प्रकार एवं इसके पद्धतियों के बारे में। अर्थात जो किसान खेती करते हैं वो खेती के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसकी पद्धति क्या क्या है। तो दोस्तों, कृषि का जो प्रकार है वह कई प्रकार है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला है झूम कृषि, दूसरा है निर्वहन कृषि, तीसरा में वाणिज्यिक कृषि, गहन कृषि, विस्तृत कृषि, पारिस्थितिकी कृषि, रेंचिंग कृषि, निगमित कृषि। उसके बाद है सहकारी कृषि, ऑर्गेनिक कृषि, जीरो फार्मिंग कृषि। फिर है संविदा एवं अनुबंध कृषि, शुष्क कृषि, और एक नई में आए हैं ई कृषि। तो सबके बारी बारी से हम इसका चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ पर आपको झूम कृषि के बारे में। दोस्तों, इसे लोग जो है स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। झूम कृषि को जो है स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इस कृषि में सबसे पहले भूमि के वन को जलाकर साफ किया जाता है। अर्थात जो कृषि योग्य भूमि रहते हैं वहाँ पर जो वन रहता है उसको जलाकर साफ किया जाता है और फिर प्रथम वर्ष के बाद उस राख युक्त मिट्टी में मोटे अनाज को बो दिया जाता है। यानी झूम कृषि जो होता है उसमें जो जंगल वाले भूभाग रहते हैं वन खेतों में, उसको जला दिया जाता है और फिर जो है 1 साल के बाद उसमें जो राख जमा रहता है उसमें जो है मोटे अनाज के बीज को जो बो दिया जाता है। इस खेती से 2 या 3 वर्ष तक फसल प्राप्त की जाती हैं। इसे काटो और जलाओ, इसे क्या कहा जाता है? काटो और जलाओ कृषि भी नाम है इसका। तो झूम कृषि का नाम क्या है एक अलग सा? काटो और जलाओ अथवा बूस फेलो कृषि। यानी यह जो है विभिन्न नाम से जाना जाता है झूम कृषि। उसको कहते हैं काटो या जलाओ कृषि, बूस फेलो कृषि। यही कृषि को झूम कृषि को जो है स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं और उसको विभिन्न राज्यों में जो है विभिन्न नाम से जाना जाता है। स्थानीय रूप से इस कृषि को पूर्वी राज्यों में झूम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पौंद, केरल में ओनम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीबर, मसान, पिंडा, बीरा और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में से बालड़ा कहा जाता है। विश्व के उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जंगलों में इस प्रकार की कृषि बड़ी अनुकूलता से जो है की जाती है। तो हमने झूम कृषि को देख लिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था झूम कृषि का नाम। तो झूम कृषि का कई नाम है। पहला है स्थानांतरणशील कृषि, दूसरा है काटो और जलाओ कृषि, बूस और फेलो कृषि। और इसका जो है विभिन्न राज्यों में है, विभिन्न क्षेत्रों में उसका अलग अलग नाम है। जैसे जो है पूर्वी राज्यों में जैसे झूम कृषि कहते हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पौंद, केरल में ओनम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीबर, मसान, पिंडा, बीरा और राजस्थान में जो है बालटा कहते हैं। चलिए अब आते हैं निर्वहन कृषि। दोस्तों, निर्वहन का मतलब ही होता है निर्वाह करने के लिए, यानी जीवन यापन करने के लिए वो कृषि। तो कहता है निर्वहन कृषि में भारत में आदिकाल से कृषि की इस पद्धति प्रचलित है। जो ये निर्वहन कृषि है वो भारत में जो है बहुत प्राचीन समय से जो है शुरू है। इसमें खाद्य फसलों की प्रधानता होती है। इसमें जो खाने योग्य फसल होता है उसकी प्रधानता होती है किसमें? निर्वहन कृषि में। कहता है इसमें खाद्य फसलों की प्रधानता होती है तथा वर्ष में 2 या 3 फसलें सघन रूप से उपजाई जाती हैं। यानी निर्वहन कृषि के अंतर्गत जो है किसान अपने खेतों में एक वर्ष में लगभग 2 से 3 फसल उगवाते हैं। फिर कहता है मानव तथा पशु बल का प्रयोग करके पुराने ढंग के उपकरणों की सहायता से घरेलू मांग की पूर्ति करने के लिए कृषि की जाती है। यानी कहा जाता है कि मानव और पशु बल का प्रयोग करके जो पुरानी परंपराओं के अंतर्गत, पुरानी परंपरा से परिचित होते हुए जो है उस समय का जो उपकरण था उसी के सहायता से जो है कृषि किया जाता है। और जो परिजन में यानी घर में जो मांग होता है उसको इसलिए पूर्ति किया जाता है। इस कृषि में सिंचाई सुविधाओं की कमी होती है, सूखा तथा बाढ़ की क्षति, उन्नत बीज, उर्वरक एवं कीटनाशकों का जो है न्यून प्रयोग किया जाता है। यानी इस फसल को उगाने में जो है उन्नत बीज की कमी रहती है, उर्वरक शक्ति की जो है कमी रहती है और कीटनाशकों का भी जो है बहुत कम मात्रा में यूज किया जाता है। तो अभी तक हमने देखा
झूम कृषि और निर्वहन कृषि। चलिए अगली कृषि के प्रकार में है वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि में दोस्तों, वाणिज्य का मतलब ही होता है व्यवसाय, यानी जो कृषि व्यवसाय के लिए किया जाता है। तो कहता है यह पूर्णतः जो है व्यावसायिक उद्देश्य से की जाने वाली कृषि है। इसमें नकदी फसल का उत्पादन किया जाता है, यानी जिस फसल की जो है उपज करके उसको बेचने पर जो है तुरंत नकदी का प्राप्त होता है, उसी को नकदी फसल कहते हैं। तो ये कहता है इसमें नकदी फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस कृषि में सिंचाई, उन्नत किस्म से अधिक उपज वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी, फार्म मशीनरी का विशेष बल दिया जाता है। दोस्तों यह इसका उद्देश्य ही होता है इस कृषि वाणिज्य कृषि का जो है अच्छा से अच्छे फसल उगाएं और अधिक से अधिक जो है पैसा कमाएं। तो इसमें जो है लोग इसकी जो है सिंचाई, इस खेती भी अच्छी तरीके से करते हैं लोग, जो है वैज्ञानिक ढंग से कृषि किया जाता है जिससे कि उपज अधिक हो और आमदनी भी अधिक हो। तो इसके लिए जो है लोग सिंचाई करते हैं अच्छी तरीके से, उन्नत किस्म से अधिक उपज वाली जो है बीज लगाते हैं, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, रासायनिक जो है खाद का प्रयोग करते हैं, फिर कीटनाशी अर्थात कीटनाशक का जो है भी प्रयोग करता है जिससे कि फसल को बर्बादी ना हो, और फार्म मशीनरी का भी विशेष बल दिया जाता है। फिर कहता है इसके अंतर्गत बड़े बड़े फार्म की स्थापना करके उद्योग की भांति किसी एक प्रकार के फसल विशेष की कृषि की जाती है। यह एक पूंजी सघन कृषि है। यह जो है एक पूंजी सघन कृषि है जिसमें फसल का अधिशेष उत्पादन बाजार में लाभ कमाने के लिए किया जाता है। यानी इसका जो फसल का उत्पादन किया जाता है बाजार में जो है किसान लाभ कमाने के लिए करते हैं। इस कृषि का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में तक सीमित है। जो आप लोग पढ़े होंगे तो आप उष्ण और उपोष्ण कटिबंध जो है अवश्य समझ होंगे। तो उस क्षेत्र में जो है इसमें अधिक यह कृषि किया जाता है। अब आता है चौथा में है आपका घन कृषि। अभी तक हमने 3 पढ़ लिया। पहला जो है आपका झूम कृषि, दूसरा हो गया निर्वहन कृषि, तीसरा हो गया वाणिज्य कृषि, और चौथा जो है आपका हो गया गहन कृषि। गहन कृषि का मतलब ही होता है बहुत ही गहराई से कृषि करना, यानी बहुत ही मेहनत से कृषि करना। कहते हैं दोस्तों गहन कृषि जो है, कहते हैं यह कृषि भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का उपयोग कर एक निश्चित समयावधि में फसल का अधिकतम संभव उत्पादन किया जाता है। यानी गहन कृषि का मतलब होता है अधिक मेहनत करने वाला फसल या कृषि। कहते हैं यह कृषि जो है भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी का भी निवेश होता है। यानी इस कृषि में जो है पूंजी का अधिक निवेश होता है एवं श्रम उपयोग का एक निश्चित समयावधि में फसलों का अधिकतम संभव उत्पादन किया जाता है। सामान्यतः 200% से अधिक शस्य गहनता वाले क्षेत्र में सघन कृषि को जो है सघन कृषि क्षेत्र माना जाता है। वास्तव में अधिक जनसंख्या घनत्व तथा कम भूमि उपलब्ध वाले क्षेत्र में रासायनिक उर्वरक, उन्नत बीजों, कीटनाशक दवाइयों, सिंचाई, फसल चक्रण आदि के अधिकतम प्रयोग से यह कृषि किया जाता है। यानी जो है जहाँ पर जनसंख्या अधिक होता है और भूमि कम होता है वहाँ पर घन कृषि किया जाता है। इसमें जो है रासायनिक उर्वरक, उन्नत बीज, कीटनाशक तमाम चीज़ों का जो है प्रयोग करके अधिक से अधिक प्रयोग जो है फसल जो है लोग उगाना चाहते हैं। अब जो है विस्तृत कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले जब हम पढ़े हैं गहन कृषि, अब है विस्तृत कृषि। कहते हैं बड़े बड़े जोत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि को विस्तृत कृषि कहते हैं। यानी कहते हैं जो बड़े बड़े भूभाग होते हैं ज़मीनों का, उसमें जो है यांत्रिक यानी मशीनरी द्वारा जो है मशीनरी विधि से जो खेती किया जाता है, कृषि किया जाता है, उसे विस्तृत कृषि कहते हैं। इस कृषि में श्रम का उपयोग कम होता है। यानी इसमें जो है मजदूरों का उपयोग कम होता है क्योंकि यह जो है यांत्रिक विधियों से जो है होता है, यानी मशीनरी द्वारा यह कृषि होता है। तो इसलिए कहता है इस कृषि में श्रम का उपयोग कम होता है किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। यानी जो पर कैपिटा है
का उत्पादन जो होता है वह अधिक मात्रा में होता है। कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती हैं क्योंकि कृषि भूमि की उपलब्धता अधिक होती है, यद्यपि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है किंतु कुल उत्पादन जो है अधिक होते हैं। यानी जनसंख्या कम रहेगा तो उत्पादन भी जो है ज़्यादा होगा, पर व्यक्ति उत्पादन जो है ज़्यादा होगा। तो ये कहता है दोस्तों, विस्तृत खेती का मतलब होता है मशीनरियों द्वारा जो है जो कृषि किया जाता है उसको जो है हम विस्तृत कृषि कहते हैं। विस्तृत कृषि का खासियत यह है कि यह कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में होता है, जिससे जो यहाँ पर व्यक्ति जो है उत्पादन अधिक होता है। अब आता है पारिस्थितिकी कृषि। पारिस्थितिकी कृषि क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कहते हैं इस कृषि प्रणाली में पारिस्थितिकी संपदा को बिना हानि पहुँचाए कृषि किया जाता है। यानी जो इकोसिस्टम होता है उसको जो है बिना नुकसान पहुँचाए पारिस्थितिकी कृषि जो है वह की जाती है। कहते हैं रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के स्थान पर जैविक उर्वरक और कीटनाशकों को वरीयता दी जाती है। यहाँ पर जो है रासायनिक उर्वरक को जो है कम प्रयोग में लाया जाता है, कीटनाशकों के स्थान पर जो है यहाँ पर जैविक उर्वरक और कीटनाशकों का वरीयता दी जाती है, जिससे जो है कि पर्यावरण को कम से कम हानि पहुँचे। कहता है कृषि की इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य प्रकृति से उनकी सामर्थ्य तक उत्पादन लेना है। ये कहता है कि इस कृषि से जो है प्रकृति से जो जितना संभव होता है उस सामर्थ्य तक जो है उत्पादन लेना और पारिस्थितिकी गतिविधियों को न्यून हस्तक्षेप करना है। यानी जो पर्यावरण है उसको जो है कम से कम जो है उसमें जीव में पर जो है हस्तक्षेप करना, कम से कम नुकसान पहुंचाना होता है। तथा इसके वर्मिंग कंपोस्ट कीटनाशक के रूप में नीम खाद का प्रयोग तथा टिश्यू कल्चर पर जोर दिया जाता है। इस कृषि में जो है वर्मिंग कंपोस्ट कीटनाशक के रूप में नीम खाद का प्रयोग एवं टिश्यू कल्चर पर जो है वह जोर दिया जाता है। अब आपको जो है आएगा रेचिंग कृषि। चलिए रेचिंग कृषि के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों रेचिंग कृषि जो है कहता है इस प्रकार की कृषि में प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार की पशुओं जैसे भेड़ बकरी आदि को चलाया जाते हैं। यानी इस प्रकार की जो कृषि किया जाता है उसमें जो है प्राकृतिक वनस्पति यानी जो प्रकृति में वनस्पति है वन में उसको जो है भेड़ बकरी आदि से को चराया जाता है। अतः इस खेती में फसल का उत्पादन नहीं होता है। यानी इस प्रकार का खेती का मतलब ही होता है चारा का खेती, जो है भेड़ बकरियों को उसमें चराया जाता है। इसलिए कहता है इस खेती में जो है फसल का कोई उत्पादन नहीं होता है। यह कृषि अधिकांश उन देशों में की जाती है जो प्राकृतिक एवं वनस्पतिक दृष्टि से चारागाह के अधिक अनुकूल हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, तिब्बत, भारत के पर्वतीय तथा पठारी क्षेत्रों में कृषि की जाती है। अर्थात रेचिंग कृषि का मतलब होता है यानी चारा का जो है खेती करना, जो चारा जो है वहाँ के लोग अपने पशुओं को जो है दुधारू पशुओं को खिलाने में काम करते हैं। दोस्तों अब आता है आपको निगमित खेती। निगमित खेती का जो है यहाँ से अगले वीडियो में देखेंगे। आपको रह गया निगमित खेती, उसके बाद है सहकारी कृषि, ऑर्गेनिक कृषि, जीरो कृषि, अब उसके बाद है अनुबंध कृषि और शुष्क कृषि। ई कृषि यानी तमाम प्रकार की जो कृषि है उसको हम अगले वीडियो में हस्तक्षेप करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में जो है शेयर कीजिए। दोस्तों क्योंकि आगामी बीपीएससी का जो परीक्षा है वो आपको 8 मई को होगा, जिसके लिए जो है यह वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। थैंक यू।